नाम पर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम पर शिबू सोरेन एंड कंपनी वो 5 बार राज्य में ओथ ले लिए। 80 के दशक से चुनाव जीते हैं शिबू सोरेन जी। समाज जितना पीछे छूटा रहेगा इनकी राज उतनी चलेगी। कि राज्य में इतने आदिवासी मुख्यमंत्री हुए, फिर भी आदिवासी समाज वहीं का वहीं क्यों? विपक्षी या पार्टी के ही कुछ लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये आजसू हम सबकी पार्टी नहीं है, सुदेश महतो की सिर्फ पार्टी। पेपर लीक सिर्फ झारखंड में ही मुद्दा नहीं है, अन्य राज्यों में भी मुद्दा है। पेपर लीक वाले मुद्दा को आप कितना गंभीर देखते हैं? गवर्नमेंट ने एक एग्जाम लेने में विफल रहे। 2014 के चुनाव में आप भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उस समय आपकी जीत होती है, आप सरकार में आते हैं। 2019 में आप गठबंधन में नहीं होते हैं और आप लोगों की सरकार नहीं बनती है। 2024 में पुनः आप लोग साथ में। हमारा साथ होना हम सभी लोगों ने रियलाइज किया इस चीज़ों को। वोट का डिवीजन ही उनके आने का कारण बना। क्या इसके पीछे का गणित था कि आजसू को 10 सीटें और आप लोग भी माने पर कम से कम 12 सीटों की मांग आप कर रहे थे? 10 सीटों का आंकड़ा कैसे फिक्स हुआ? 2019 में नहीं आने का जो क्षति हुआ वो तो अपना है जी, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति जनमानस का हो गया, झारखंडी जनमानस का और झारखंड का हो गया। क्या ये सही था कि आप 2 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले थे? अंततः किन कारण से कहाँ क्या जो भी हुआ मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं उस पर और बैक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अंततः तय हुआ कि एक ही सीट पर चुनाव लड़ना। पुनः आप इस सीट पे लड़ रहे हैं और एक बार फिर से आप आमने सामने जो है अमित कुमार से हैं। क्या लगता है कि एक इस बार फिर से आप उनको पटकनी दे पाएंगे? देखो, मैं कैंडिडेट को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ता। मतलब सुदेश महतो के लिए कैंडिडेट सामने वाला कौन हो मैटर नहीं करता है? कोई नहीं पड़ता है। चुनाव से ठीक पूर्व देखने को मिला कि कई आपके साथ जो लंबे समय तक रहे वो पार्टी छोड़ के जेएमएम में गए, अन्य पार्टी में गए। उसमें एक प्रमुख नाम जो है उमाकांत रजक का भी है, जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो इस तरीके के जो प्रमुख लोग जो आपके साथ लंबे समय तक रहे और उसके बाद चुनाव के समय आपको छोड़ के जाते हैं, इस सेटबैक को कैसे देखते हैं? वोट की राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा को भी रोक नहीं सकता। तो राजनीति में चूंकि अब ये दौर रहा नहीं कि लोग बहुत इंतजार करें। भूमि पासबुक क्या करेगा अगर लोग उसको बनवाते हैं? सबसे ज्यादा तकलीफ इस राज्य में किसी को है तो जमीन से संबंधित है, यानी जमीन यहाँ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। सरकारी बाबू लोग इसकी जमीन उसकी, उसकी जमीन उसके करके कहीं ना कहीं जो जमींदार है उसको भूमिहीन करके खड़ा कर दे रहे हैं, और एक लैंड ब्रोकर उसके अंदर एंट्री करके वो हड़पने का भी काम लैंड का इसी में चल रहा है। क्या ये भूमि पासबुक जो है लैंड ग्रैबिंग और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को एड्रेस करे? जयराम महतो, सुदेश महतो के लिए कितना बड़ा खतरा है? मेरा उदय होता है, मैं उदय जिस दिन होता है मैं विधायक बनता हूँ, उस दिन बिहार में गवर्नमेंट बनानी थी। लालू यादव को सीट की कमियां थी। अब बोल के कहते हैं कि मुझे समर्थन दो, आपको हमारी ओर से जो सुविधा या मंत्रालय आने का। मैंने प्रथम दिन ही मंत्रालय को टुकराया था। तो मेरा एक ही काम है लालू यादव जी कि अगर स्टेट की घोषणा आप करते हैं मैं आपके पक्ष में आके खड़ा हो जाऊंगा। क्या सुदेश महतो एक बार फिर से किंग मेकर बनेंगे? नमस्कार। ऑर्गेनाइजर के इस पॉलिटिकल इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारे साथ हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको आजसू के नाम से भी हम जानते हैं, उनके प्रेसिडेंट और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी। सुदेश जी, ऑर्गेनाइजर के मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सुदेश जी, थोड़ा पीछे से चलते हैं, 2014 के चुनाव से चलते हैं। 2014 के चुनाव में आप भाजपा के साथ गठबंधन में थे, उस समय आपकी जीत होती है, आप सरकार में आते हैं। 2019 में आप गठबंधन में नहीं होते हैं और आप लोगों की सरकार नहीं बनती है। 2024 में पुनः आप लोग साथ में हैं, तो भाजपा एक नारा दे रही है कि बटोगे तो कटोगे वाला। तो क्या ये नारा थोड़ा फिट बैठता है कि साथ रहोगे तो जीतोगे? इस नारे पे क्या भाजपा काम करके आप लोग साथ में आए हैं क्या इस बार? ऐसा नहीं है, इस नारे का इससे ताल्लुकात नहीं है। हमारा साथ होना हम सभी लोगों ने रियलाइज किया इस चीज़ों को। हम क्या, झारखंड के जन जन रियलाइज किया। 2019 की जो गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट जीती है, वो गवर्नमेंट कोई सर्व बहुमत के लिए या उनके लिए वोट हुआ स्टेट में लाने का, ऐसा नहीं रहा। वोट का डिवीजन ही उनके आने का कारण बना है, और ये एक संयोग हुआ कि हमारे जो विषय अंतर हुए, विचारों में अंतर हुए, और उसके परिणाम से ये सामने जो गवर्नमेंट आई है, ये आना गवर्नमेंट का इस तरह से एंट्री हुआ है। तो शुरुआत हुई तो सीटों के बंटवारे को लेकर के चल रहा था कि आजसू इतनी सीटों पे आएगी, वहाँ इतनी सीटें मिलेगी, 12 सीटें, 15 सीटें। फिर अंत में तय हुआ कि आजसू को 10 सीट पे मिलेगी। क्या इसके पीछे का गणित था कि आजसू को 10 सीटें और आप लोग भी माने कम से कम 12 सीटों की मांग आप कर रहे थे? 10 सीटों का आंकड़ा कैसे फिक्स हुआ? देखो, इस बार हमारा फोकस हम दोनों दलों का 2019 में नहीं आने का जो क्षति हुआ वो तो अपना है जी, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति जनमानस का हो गया, झारखंडी जनमानस का और झारखंड का हो गया। हम लोगों ने जब बातचीत, उसके तुरंत बाद हम सभी रियलाइज किए, हम सभी देखोगे उसके बाद साथ में चलने लगे जी।
जस्ट 19 के बाद ही बंगाल का चुनाव हुआ। बंगाल के चुनाव में एक साथी के रूप में हम आए वहाँ पर, हमने चुनाव लड़ा गठबंधन के अंदर। बिल्कुल। फिर हमारा आगे काम बढ़ता है, हमने पार्लियामेंट हम लोग साथ में लड़े, फिर अब असेंबली की बारी आई है। तो असेंबली हमारा विचार में हमारी प्राथमिकता यही रही कि सीट जरूर हमने, क्योंकि हमारी होती है ना लीडर बेस्ड सीट तैयार करते हैं, कोई भी सीट हमारा है वहाँ पहले नेता कौन होगा पहले तय होता है, इनका आता है टिकट। तो ये दोनों में हमारा बेसिक फर्क है। हमारा क्या होता है कि जब हम सीटों पर बात करें, चर्चा करें, तो 28-30 सीट ऐसी हैं जहां पर जमीनी स्तर पर हमने चिन्हित करके लोगों को यह दायित्व दे दिया था कि इस सीट के लिए लोगों को, वहां के लोगों को भी पता था कि अच्छू कि अगर वो यहाँ चुनाव चुनाव लड़ने लड़ती वाले। है तो ये हमारे कैंडिडेट होंगे। मेरा ऐसा होता है, क्योंकि एक लीडर को पब्लिक में तैयार करने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो कैडर बेस्ड पार्टी के लिए ये बहुत मायने रखता है। बीच में बातचीत हम लोग का एक तय था कि हम कोई भी बातचीत को हम बाजार के लिए हिस्सा नहीं बनेगा, कोई भी करेंगे आपस में दलीय रूप से जो विचार आएंगे, जो संबंध बने हैं, उस संबंध को सबसे पहले आगे रखेंगे और लक्ष्य बड़ा हो कि 81 की 81 विधानसभा हम सभी लोग बेहतर परफॉर्म करें, हम जीतें, सरकार आनी चाहिए, इसकी तैयारी करें। तो उसी में हम लोग चले। ठीक है, इच्छाएं थी, 2-4 जगह नहीं हुआ तो उसका नुकसान भी है कि मुझे लीडर खोना पड़ा, लेकिन हम लीडर खोएंगे, राज्य नहीं खोना चाहते। ये हमारी तैयारी रही और राज्यवासियों के हित के लिए जो पहल करना पड़ा किए। नफा नुकसान बाद में देखेंगे संगठन का। एक एक चीज़ और शुरुआत में निकली कि जो सुदेश महतो जी हैं, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहला सिली और टुंडी, फिर बाद में ये हुआ कि सिर्फ़ सिली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये निर्णय में जो परिवर्तन हुआ कि शुरुआत में क्या ये सही था कि आप 2 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले थे, या एक राजनीतिक हवा कह सकते हैं, या जो हम लोग कहते हैं कि विपक्ष के द्वारा एक तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास जो होता है, ये है इसके पीछे की वजह? ऐसा नहीं था। एक कोयलंचल एरिया में एक दमदार कैंडिडेट आए, 9 सीटें उस आसपास में आती हैं, वहाँ एक कोई स्थापित लीडर उधर चला जाए तो कई सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। पड़ता ये है। हमारे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये चीज़ें चल रही। और उन्होंने कहा था कि यदि आप वहाँ पर जाएंगे टुंडी, तो हम लोग टुंडी के लिए आप बैठेंगे तो हमारा कई क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ें चली, हमने भी अपने कर्डर्स को पहले से ही इन चीज़ों पर रख दिया। अंततः किन कारण से कहाँ क्या जो भी हुआ, मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं उस पर और बैक नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अंततः तय हुआ कि एक ही सीट पर चुनाव लड़ना है, सिल्ली से चुनाव लड़ना है। अभी आप सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पे 2014 में आप चुनाव हार गए थे अमित कुमार जी से। 2019 में आप जीते, पुनः आप इस सीट पे लड़ रहे हैं और एक बार फिर से आप आमने-सामने जो है अमित कुमार से हैं। क्या लगता है कि एक इस बार फिर से आप उनको पटखनी दे पाएँगे? देखो, मैं कैंडिडेट को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ता, अच्छा। मैं कभी भी। चुनाव हारने का कारण होगा, हम लोग ने समीक्षा की, हमसे ज़्यादा पब्लिक समीक्षा करती है। लेकिन मैं सामने किसी प्रतिद्वंदी, कोई प्रतिद्वंदी है हमारे सामने जो कमोबेश हमें चुनौती दे वोट में, ये नहीं है। मैं बिल्कुल अगला टारगेट सोच के करता हूँ। मेरा चुनाव हर समय मैं अपने कैडर पार्टी और हमेशा हम लोग चुनाव की स्थिति में ही रहते हैं, और जहाँ चुनाव आता है ये एक फॉर्मेलिटीज है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। मतलब सुदेश महतो के लिए कैंडिडेट सामने वाला कौन हो मैटर नहीं करता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी सोच, मेरी पॉलिटिकल एंट्री, मेरे रहने का, मेरे होने का, अगर मेरे विचारों के अगर इर्द गिर्द भी कोई रहते तो मैं जरूर उस पर चिंता करता। लेकिन मेरी बेसिक विचार जो मेरी जनता जानती है, उसके विचार के आसपास नहीं है। कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, हम लोग काम करने के लिए आते हैं, दोनों में फर्क है। आपने अपने पार्टी की बात की, तो अगर हम आजसू एज अ पार्टी देखें, काफ़ी लंबा अनुभव है पार्टी को भी और आपको भी। कई लोग हैं जो आपके साथ लंबे समय से चल रहे थे। चुनाव से ठीक पूर्व देखने को मिला कि कई आपके साथ जो लंबे समय तक रहे, वो पार्टी छोड़ के जेएमएम में गए, अन्य पार्टी में गए। उसमें एक प्रमुख नाम जो है उमाकांत रजक का भी है, जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो इस तरीके के जो प्रमुख लोग जो आपके साथ लंबे समय तक रहे और उसके बाद चुनाव के समय आपको छोड़ के जाते हैं, इस सेटबैक को कैसे देखते हैं? और उनका छोड़ना पार्टी के लिए कितना हानिकारक है, या किस प्रकार देखते हैं आप उसको? देखो, राजनीति जो चल रही है अभी, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा बहुत शौक होता है संगठन में काम करने का। मैं शौकीन की तरह रहता है संगठन में काम करता। मैं भी अपने लोगों को बता रहा था, एक पूरी पार्टी के लिए जहाँ 100, 200, 300 लोग मिलकर काम करते हैं, मैं सारा काम मेरी पार्टी में अकेले। वो मैं देख बाकी रहा था। छोटे-छोटा सहयोग करने वाले लोग, जी। यहाँ तो एक विधानसभा से देख रहे जी। हैं। सेंट्रलाइज़ जो पार्टी लड़ रही है, जी। वो भी यहीं से कंट्रोल सारा चीज़ में व्यक्तिगत रूप से। मैं पार्टी का मंच संभालने से के पंच तक का सारा चीज़ों की जो एक पार्टी की आवश्यकता होती है, सारा चीज़ मैं खुद से देखता हूँ, खुद तैयार करता हूँ।
तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर किस तरह का लोड रहता है और मैं दबाव किस है। तरह से इसको मैं बड़ा आनंद से इन चीज़ों को करता हूँ। तो जो आप पूछना चाह रहे थे, हुँ, जो आप जानना चाह रहे हुँ, थे कि सेटबैक क्या है? हुँ, इस जो अभी जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हुँ, इस राज्य में जितने भी लीडर हैं, हुँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, जेएमएम के अंदर हो हुँ, या किसी दल में हो, हुँ, अधिकतर आपको 30% ऐसे नेता बन जाएँगे, हुँ, मिलेंगे आपको, हुँ, जिसकी प्राथमिक विद्यालय हुँ, हमारे ही यहाँ से शुरू हुई है, हुँ, जिन्होंने पढ़ाई यहीं पर की है, अच्छा। अगले जाके यूनिवर्सिटी कोई और हुँ, जॉइन कर लिया हुँ, आपने। वोट की राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा को भी रोक नहीं हुँ, सकता। मैंने कहा कि वोट के रूप में मैं तैयार नेता को करता हूँ, हुँ, तो निश्चित रूप से एक जगह जाकर वो वहाँ पर चेंज करते हैं, हुँ, वो पार्टी के लिए ठहरते नहीं हैं। हुँ, लेकिन मेरे लिए कोई है नहीं है, हुँ, मैं ये लीडर तैयार करना मैं हमेशा करता हूँ और जगह पे राजनीति में चूँकि अब ये दौर रहा नहीं कि लोग बहुत इंतज़ार करें। इंतज़ार करें। इसलिए सभी दलों मेरे दल में नहीं, भाजपा में, कांग्रेस में, जेएमएम में, सब में बागी आपको दिखाई देंगे। तुरंत से बागी बन जाते हैं, कहाँ से वो पार पा जाएँ। क्योंकि इनकी इच्छा बड़ा आपकी विचारधारा के साथ नहीं होती है। बिल्कुल। क्योंकि विचारधारा से लोग जुड़े नहीं रहते। सभी लोग चुनाव लड़ने और सीट जीतने के हिसाब से आते हैं, हुँ, कि मैं चुनाव लड़ूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करूँ और चुनाव जीत जाऊँ। हुँ, वफ़ादारी इतने दूर तक। हुँ, इसलिए पूर्ण मैं एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में हुँ, मेरी वफ़ादारी मेरी पार्टी है। हुँ, पार्टी मुझे कहेगी चुनाव लड़ो, पार्टी कहेगी बैठ जाओ। हुँ, ये प्रतिशत अब 5-10% ही लोग बच गए हैं। हुँ, 90% लोग इसी तरह के आ गए हैं, जिनको केवल अपना आना, चुनाव लड़ना हुँ, और जीत के चले जाना। हुँ। यही तो आप अभी यूनिवर्सिटी की बात की, आपने आपने कहा राजनीतिक छात्रों की बात कही और आपने कहा इस पार्टी में सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें मैं खुद करता हूँ। इसका लाभ भी है, इसका नुकसान भी है कि विपक्षी या पार्टी के ही कुछ लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये आजसू हम सबकी पार्टी नहीं है, सुदेश महतो की सिर्फ़ पार्टी है। ये आरोप कई बार आपके ऊपर लगते हैं। कैसे देखते हैं इस आरोप देखो काम सब लोग करते हैं। पद हमारे में अधिवेशन हो, 700 सेंट्रल कमिटी मेंबर है, 300 करीबन सेंट्रल कमिटी के पदाधिकारी हैं, हुँ, जिसमें से 30 करीब जनरल सेक्रेटरी, हुँ, 15 उपाध्यक्ष हैं। हुँ, सभी लोगों को पद और दायित्व तो पार्टी ने बराबर दिया है, हुँ, लेकिन सभी लोग उस पद और दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, यही मूल्यांकन करिएगा तो हमें खाली पाइएगा। हुँ, या एक 4-5 और मित्र पाएँगे जो जी, लोग थोड़ा पार्टी में थोड़ा सोचते हैं कि मुझे थोड़ा योगदान देना है। तो महाधिवेशन के हिसाब से, दलीय हिसाब से, दायित्व के हिसाब से कोई कमी नहीं। हुँ, सब लोग काम करते हैं। मेरे प्रखंड अध्यक्ष शायद कहीं सेंट्रल कमिटी से ज़्यादा काम करता है। हुँ, मेरे चूल्हा प्रमुख स्ट्रक्चर है। चूल्हा प्रमुख मेरा सेंट्रल कमिटी के पदाधिकारी से ज़्यादा ईमानदार है। अच्छा, जो नीचे वोट करते हैं, असली वोट तो वही करते हैं। बिल्कुल। मंचों में केवल नेता का बयान सजता है। हुँ, हुँ, वोट और आपका जीत-हार तो तय करता है नीचे। कार्यकर्ता। इसीलिए हम लोग ने संगठन के अंदर में एक बेसिक जवाबदेही बनाने के लिए मैंने 10 परिवार के ऊपर एक राजनीतिक जवाबदेही बनाने के लिए चूल्हा प्रमुख कॉन्सेप्ट लेके आया है अच्छा, और 10 परिवार के लिए एक प्रमुख बनाते हैं जिसमें एक महिला, एक पुरुष दोनों रखा गया है। चूल्हा प्रमुख में। चूल्हा प्रमुख। अच्छा। अभी मैं यहाँ अभी बैठा था तो मैं आपका मैनिफेस्टो मैंने पहले भी ऑनलाइन देखा था लेकिन अभी यहाँ पे देख रहा था। मैं मैनिफेस्टो के मुद्दे पे बाद में आऊँगा। अ, सुदेश महतो के लिए या आजसू के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में क्या है? मैं अगर किसी एक मुद्दे की बात करूँ जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे सभी पार्टी के अपने-अपने मुद्दे हैं, आपके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा कौन-सा है? जो प्रमुख पन्ने पर है। जब आपने उसको देखा तो उसके जी, प्रमुख पन्ने को जब हम 9 हमारे जो हम लोग ये लेके आए हैं, 9 संकल्प लेके आए हैं, जी, नव-निर्माण के लिए। जी, पंच लाइन है। जी। पंच लाइन में 30 उसके नीचे 30 बिंदुवार विषय हैं, हुँ, जिन विषयों को उन 9 संकल्प के अंदर में हम पाएँगे। हमारा जो कवर पेज है, कवर पेज ने लिखा है कि अगली सरकार जो आएगी वो रोज़गार देने वाली अच्छा, सरकार बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा राज्य के अंदर में नौजवानों को जो 5 साल तक किसी एक स्टेट में क्रिएटेड पोस्ट के ऊपर हम वैकेंसी मेरे पास है, लेकिन हुँ, हम उनको बैठा नहीं पा रहे हैं। हुँ, ये एक बड़ा तबका है, हुँ, जो कहीं न कहीं एक अपना समय का और भविष्य का नुकसान कर गई है हुँ, सरकार। हुँ, उनको पहले सुनियोजित रूप से हुँ, उन्हें नए अवसर तैयार करना, हुँ, रोज़गार के अवसर तैयार करना, हुँ, क्रिएटेड पोस्ट पर उन्हें जल्दी से जल्दी हम शामिल कर पाएँ, हुँ। ये हमारी तैयारी रही। आपने जॉब क्रिएशन की बात की। आज मैं रांची यूनिवर्सिटी में था और मैंने वहाँ पे कई बच्चों से बात की, तो उनके लिए जॉब तो एक मुद्दा है ही, साथ में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक को लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेल्योर रहा है पिछले 5 वर्षों में, पेपर लीक सिर्फ़ झारखंड में ही मुद्दा नहीं है, अन्य राज्यों में भी मुद्दा है। हुँ। तो इस मुद्दे को पेपर लीक वाले को और जॉब वाले को मैं पेपर लीक पे बात करूँगा। पेपर लीक वाले मुद्दा को आप कितना गंभीर देखते हैं और इसको सुदेश महतो की क्या सोच है? नहीं, और मैं अगर सरकार आती है, तो आप इसके ऊपर क्या देखो करेंगे? ये सबसे गंभीर विषय है।
बहुत गंभीर विषय है। जब हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की तादाद में किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं हाँ। और परीक्षा लिखते हैं, इतने दिन से तैयारी करते हैं और तैयारी के बीच में अगर बैकडोर प्लान हो जाए पेपर लीक के माध्यम से, तो ये तो बहुत दुखदाई हो जाता है ना। हर नौजवान सोचता है फिर मेरे इतना मेहनत का क्या है, क्या ही रहा मेरे मेहनत का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का राय ये बनी है, यहाँ होता है ना, और इसीलिए तो गवर्नमेंट फेल रही। गवर्नमेंट ने एक एग्जाम लेने में विफल रही। एक एग्जाम, 3-4 एग्जाम हुए, सारे एग्जाम इसी रूप से आए। तो हमारी तैयारी होगी कि सारे एग्जाम्स और उसके लिए बनने वाला कानून जब उसके डिटेल में जाएंगे, हम युवाओं के लिए जो लिखे हैं उसमें जरूर इसको भी मैंने जिक्र किया है। उनके लिए जो एग्जाम सेट किए जाएंगे, जो तैयार किए जाएंगे, उसमें हम इन चीजों को गौर से देखेंगे और किसी ने भी ऐसे दुस्साहस किया है उनके लिए भी कड़क से कानून हमारा रहेगा। मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, मैंने अन्य पार्टी के भी मैनिफेस्टो को देखा है, तो आपके में मुझे कुछ चीजें जो अलग लगी, उसमें मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूंगा। आपने शहीदों, जो झारखंड आंदोलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें शहीदों के परिवार को 10,000 रुपए और उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो झारखंड, हम अभी यहाँ पे भोगनाडीह में भी गए थे और वहाँ मंडल मुर्मू, जो उनके छठे वंशज कहते हैं, जो अभी हेमंत सोरेन के प्रोपोजर भी थे, अब पार्टी में आ गए हैं, तो वो कह रहे थे कि आपने नौकरी देने की बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरी हेमंत सोरेन जी से मैं मिलके यही चाह रहा था कि मैं सिविल, मतलब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हमारे बाप दादाओं ने राज्य के लिए इतना कुछ किया और मैंने मेरी बस मांग उनसे एक मतलब सामान्य सी नौकरी की थी, वो भी मुझे नहीं मिली। तो ये जो चीज है, जो आपको लगा कि ये ट्राइबल स्टेट है, लेकिन वहां पे ट्राइबल ही सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। सभी पार्टी कहती है कि हम ट्राइबल्स की राजनीति करते हैं, कई ट्राइबल समाज के लोग मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन समाज वो वहीं का वहीं है। तो ये आप उस समाज से भी नहीं आते हैं, फिर भी ये जो दोनों चीजें हैं मैनिफेस्टो में, एक सरकारी नौकरी, दूसरा उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपए का पेंशन है, इसके पीछे की क्या सोच रही? आप मंडल मुर्मू से मिले, आपको पता होना चाहिए कि मंडल मुर्मू जी, जो इंजीनियर बना, वो सुदेश महतो ने बनाया। अच्छा। उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे। मैं ही भोगनाडीह गया था 2006 में, मैं मंत्री था। मैं पहली बार गया वहाँ पर। मैं संथाल वीरों के हुल आंदोलन के हीरो को मैं जानता था। ये पहला इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा गया आंदोलन है, जिसमें एक साथ 10,000 लोग शहीद हुए थे आंदोलन में। उस समय जिसकी कहानी तत्कालीन अंग्रेज पत्रकार और उस समय के जो इधर अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भूमिकर को लेकर इधर आए थे, उन्होंने इसको जिक्र किया है। अच्छा है इनकी ईमानदारी, लड़ाई में भी ईमानदारी, इस समाज का लड़ाई में ईमानदारी थी कि कोई पीठ दिखा के नहीं भागा था। इस लड़ाई के सबसे बड़ा भाग वो है। हर लोगों ने जो छाती में गोली खाया, ये तीर दोनों से भाला से लड़ रहे थे, सामने अंग्रेजों की गोली थी, लेकिन किसी को भी गोली पीठ में नहीं लगा था, सब लोगों ने छाती में गोली लिया था। ये उस समाज का और उस लड़ाई को बोध करता है। मंडल मुर्मू में 6 बजे गया, मैं देखा एक घर में, मैं उसके परिवार से इच्छा हुई कि हम मिलेंगे बालाश्रम के बाद। मैं गया, वहाँ मिला, तो मुझे एक माँ को एक गांव का डॉक्टर सलाइन चढ़ा रहा था, बीमार थे। मैं मिला वहाँ पर, बोले ये दादी है, ये बच्चे हैं, ये माँ है, सब वंशज से अलग अलग परिचय हुआ। मैं उसी जगह, मैं उस परिवार से मैंने पूछा इस पढ़ाई लिखाई कुछ नौकरी है कि नहीं? बोला हम लोग का कोई पढ़ाई लिखाई नौकरी नहीं, हम लोग तो उसके वंशज हैं। मैं उसी टाइम उस परिवार से, मैंने उस दादी से बोला कि मुझे 2 बच्चे देंगे, पढ़ेंगे क्या, पढ़ना चाहते हैं क्या? बोले हम लोग पढ़ेंगे। मैं बोला 2 बच्चे देंगे क्या, जाओगे मेरे साथ? मंडल मुर्मू एग्री किया और उसके साथ और एक भाई था, वो भी एग्री किया। अच्छा। मैं घर से परमिशन लेके उनको इधर लेके आया, मैंने यहाँ कम्ब्रिज विद्यालय में उनको डाला, तो स्कूल कराया, स्कूल के बाद सिल्ली पॉलिटेक्निक में उसको एडमिशन कराया। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री भी मैंने सिल्ली में पूरा कराया और वो बच्चा को फिर दादी को सौंप के आए थे। वही है मंडल मुर्मू, जिससे आप मिले, जिससे आप बात किए। तो अभी भी उस परिवार का 4 बच्चों को मैं यहीं से पढ़ाता हूँ, अभी भी उनका खर्च मेरे यहाँ से जाता है। ये मंडल मुर्मू के वंशज के नाम पर, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नाम पर, शिबू सोरेन एंड कंपनी, वो 5 बार राज्य में ओथ ले लिए, लेकिन जिस वंशज ने एक अमिट छाप मेरे इस जमीन पर छोड़ा है, तो उसके परिवार को पढ़ाना और मेरी रुचि उस पर रही। आज भी मैं उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा इधर से देता हूँ। आपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो आपने उस समाज के लिए काफी कुछ किया, लेकिन मैं मैं आपसे उस परिवार, हाँ, उस परिवार के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज्य में इतने आदिवासी मुख्यमंत्री हुए, फिर भी आदिवासी समाज वहीं का वहीं क्यों है? ये इसकी पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाहूंगा।
देखो कोई भी लीडर, जो सामाजिक लीडर आए हैं जिन लोगों, उनमें ये भूख ही नहीं है काम करने की। 80 के दशक से चुनाव जीते हैं शिबू सोरेन जी। भारत सरकार के सभी लगभग मंत्रालय का नेतृत्व किए। दोनों मिलके 5 बार इस राज्य में मुख्यमंत्री का ओथ लिए, पिताजी और शिबू सोरेन जी मिलके, माने बाप बेटा जी मिलके। लेकिन उनके कोई भी एक, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, डेवलपमेंट जैसा विषय इनके चुनावी या फिर राजनीति से डिलीट है। इनकी राजनीति में विकास कोई शब्द नहीं है, और वो भी सार्वजनिक विकास या सामाजिक विकास इनका नहीं है। समाज जितना पीछे छूटा रहेगा, इनकी राज उतनी चलेगी। इसी फॉर्मूले में ये काम करते रहे। इसीलिए कोई भी क्षेत्र जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, वहां जाइए, तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र का ग्रोथ को देख के आइए। ये डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कहीं नहीं ठहरते हैं। इसलिए मैं चुनौती देता हूँ कि जो आज अगर मॉडल सिल्ली की हम लोग बात करते हैं, आदर्श सिल्ली की बात करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी हमारी उम्र होगी उतना दिन वो लोग शासन किए हैं, और उतना दिन शासन के बाद कभी पब्लिक को लौटाया नहीं उन्होंने। राज करना सीखा सामाजिक नाम से, तुष्टिकरण के नाम पर, वोटों की गोलबंदी से ये सीट पर तो आ जाते हैं, लेकिन कभी भी सेवा का पात्र पब्लिक वहां का नहीं बन पाता है, वोटर नहीं बन पाते। हम लोग मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। मैनिफेस्टो में मुझे एक चीज मिसिंग लगी। ये आपके पार्टी का मैनिफेस्टो है, आप तय करते हैं कि उसमें क्या होगा, लेकिन इस चुनाव के केंद्र में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वो हैं। भाजपा इस चीज को बहुत ही प्रमुखता से उठा रही है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बयान दे रही है। सुदेश महतो ने इस मुद्दे को इम्पोर्टेंट क्यों नहीं समझा? नहीं, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। मुझे अगर इंडिविजुअली पूछिएगा, इससे बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन जहाँ घुसपैठिया का मुद्दा है, ये एक घुसपैठिया होगा तो कौन आएगा? घुसपैठिया किसको बोल रहे हैं? बांग्लादेश ना? जी। बांग्लादेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई दूसरे देश से लोग मेरे यहाँ पर आएंगे, मेरे यहाँ प्रवेश करेंगे, तो ये पहला तो मेरा नेशनल जिम्मेदारी जी। इसको स्वीकार करिए। जी। और नेशनल जिम्मेदारी मेरा कमजोर कहाँ पड़ रहा है? चूंकि बंगाल बॉर्डर में पड़ता है। चूंकि बंगाल गवर्नमेंट ने जिस रूप से कॉपरेट मुझे करना चाहिए नेशनली, वो हमें किया नहीं, और नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं उनका यहाँ प्रवेश होता है, उसकी आज़ादी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से मिलती है, और उससे लगा प्रदेश हमारा है, और इसका नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर आता है। यही बातें उसी से चल रही। जो भी विषय है, एक नेशनल इश्यूज है, स्टेट नेशनल इश्यूज को कंबाइंड रूप से प्रयास करना चाहिए, और नेशनली जो हमारा नेशनल हमारा जो कानून कहता है कि कोई इस रूप से आए, उनके लिए जो भी कानून बनना है वो कानून बनना चाहिए, और उस तरह से लोकेट करके उनके विरुद्ध में जाना चाहिए। मैनिफेस्टो में एक और महत्वपूर्ण चीज जो मुझे दिखी वो था भूमि पासबुक का। ये मुझे एक नई चीज दिखी। इसके पीछे की क्या सोच है? भूमि पासबुक क्या करेगा? अगर लोग उसको बनवाते हैं तो क्या करेगा? देखो, लोग उसको बनाए नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। आज के दिन में जितने भी विवाद हैं, देखो आप लीडर हो तो लीडर है तो सबसे पहले पब्लिक की समस्या पर एंटर करना पड़ेगा। आप अगर झारखंड को है, झारखंड को नहीं समझ रहे हैं, लोगों का तकलीफ क्या है नहीं समझ रहे हैं, तो आप राजनेता नहीं। फिर किसी ने ही डाला तकलीफ को, तो आप ऊपर ऊपर का विषय होता है ना, आप नैरेटिव सेट करके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन समाज को सुधार नहीं कर सकते, समाज को नहीं बदल सकते। मैंने एक समाज सुधारक विषय को यहाँ पर लेके आया। सबसे ज्यादा तकलीफ इस राज्य में किसी को है तो जमीन से संबंधित है, और जमीन से भी है तो हम लोग क्या है, हम वंशावली से चलते हैं। अभी बाप दादा के नाम पर खतियान है, हमारे नाम पर खतियान है, जमीन यहाँ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। जमीन अभी भी हमारे जमीन भी अगर है तो ये जमीन मेरे दादाजी के नाम पर, दादाजी के बाद ये मेरे पापा को आया ही नहीं, मेरे पापा के बाद मेरे पास नहीं आया। हम लोग अभी अब कुछ भी काम करते हैं ना, वंशावली हम लोग ये बनाते हैं कि फलना का बेटा, उसका पोता, उसका बेटा, ये करके सारे लोग लैंड के ऊपर यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है, जमीनी लड़ाई शुरू हो गई। और कभी कभी ये सरकारी बाबू लोग इसकी जमीन उसकी, उसकी जमीन उसके करके कहीं ना कहीं जो जमींदार है उसको भूमिहीन करके खड़ा कर दे रहे हैं, और एक लैंड ब्रोकर उसके अंदर एंट्री करके वो हड़पने का भी काम लैंड का इसी में चल रहा है। अधिकतर केस मुकदमे आप जाएंगे, मैं जिस क्षेत्र से हूँ या कहीं भी, हम लोग का लड़ाई अपने घर में अपने खून के रिश्ते से होता है। अभी तक चाचा भतीजा सब करते हैं, थोड़ा दिन चलने के बाद वो 1-1.5 डिसमिल के लिए चाचा ने ये मेरा कब्जा किया, उसने ये कब्जा किया, ये करके हमारी लड़ाई हो जाती है। मैंने उसको क्या किया, आज के दिन में सारा चीज भाई नेट का सिस्टम है, इतना तकनीक आ गया, इतना IT का जमाना है। मैं लैंड को भी पूर्ण रूप से हम आच्छादित करते हुए हम लोगों को, जैसे बैंक खाता का पैसा का हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं, हमारा मोबाइल में चलता है,
एक रिकॉर्ड पासबुक हमें मिल जाता है कि हम्म। मेरे बैंक के अंदर में कहाँ कितना पैसा है, ये हमारा रिकॉर्ड में रहता है। उसी तरह जमीन को मैं एक पासबुक के अंदर लेके आना चाहता हूँ। हम्म। लोगों का जमीन, हम्म। अगर मैं कभी जमीन बेचूंगा तो हम्म। मेरा घटेगा, हम्म। मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा बढ़ेगा। एक ही जगह से सिस्टम चले, वो हम्म। तैयारी हमारा तो है। क्या ये भूमि पासबुक जो है लैंड ग्रैबिंग और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे को एड्रेस करेगा क्या? बहुत चीजों को कंट्रोल कर देगा ये। आप जिस विषय को चाह रहे हैं मुझे, हाँ। वो विषय तक ये पहुंच जाएगा। हाँ। एकदम वो सीधे सीधे वो चिन्हित हो जाएंगे। हम्म। जो लैंड के मालिक ही नहीं है, हम्म। वो कभी भी किसी जमीन पर बैठे हैं तो इससे बाहर कोई नहीं रह सकता। हम लोग थोड़ा अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा पीछे चलते हैं, लोकसभा चुनाव में चलते हैं। लोकसभा चुनाव जो हुआ उस समय एक कह सकते हैं एक नया चेहरा, नई पार्टी निकल के आई जिसका नाम है जयराम महतो। कहीं न कहीं जयराम महतो जिस जो राजनीति जिस समाज की राजनीति करते हैं, मैं उसको लिमिट नहीं करूँगा, आप इसको इस तरीके मत लीजिएगा कि मैं जात की राजनीति की बात कर रहा हूँ। लेकिन जयराम महतो भी लगभग कमोबेश उन्हीं मुद्दों को, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और उसी जात की राजनीति वो भी करना चाहिए। जयराम महतो सुदेश महतो के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखो, हम राजनीति में, मैं जब प्रारंभ किया ना, राजनीति में प्रारंभ किया, तो मैंने ये सारे कंडीशन को देखा था। ये सारी चीज़ों से पार हुआ हूँ। और ये सारे जो चैलेंजेज है ना, मांग है, एक होता है कि मांग रखना, और एक होता है उनके लिए आपके प्लान क्या है, ये ज़्यादा जानना ज़्यादा जरूरी है। राज्य और राज्य सरकार बनाने की बात करते हैं, तो मेरे लिए प्लान भी आना चाहिए कि मैं किस प्लान के साथ चलता हूँ। राजनीति में लोगों का पदार्पण होता है, लोग आते हैं, अपने नैरेटिव सेट करते हैं, उनको लगता है कि इन चीज़ों पर लोग लुभावना, मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे, एक कनेक्शन भी बन जाता है, नई चीज़ें आएंगी, नई तरीके से आएंगी, तो कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन जिस दिन उसको स्थायित्व करने की बात आएगी, जिस दिन आपका बातचीत, भाषा, व्यवहार, ये बहुत मायने रखता है, और जिस दिन उसको सेटल और व्यवस्था करने की बात आएगी, आप इसको बहुत आसान नहीं है। तो एक जुबान से कहना हम्म। और चीज़ों को सेटल करना, ये आसान नहीं तो है। मतलब जयराम महतो को सुदेश महतो अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं? मैं ये सब मैं पूरा 25 साल के प्रत्यक्ष राजनीति में, ये जब पोस्टर साटने की उम्र होती है तब मैं विधायक बना था 25 साल में। 25 साल। मैं 26 साल में देश का पहले युवा कैबिनेट मंत्री बना। मैंने इन सारी चीज़ों का, मैंने सरकार भी संभाला, मैंने राज्य के लिए 10 साल प्रत्यक्ष आंदोलन किया। उम्र क्या रही होगी सोचो। 98 में मैं लाल कृष्ण आडवाणी साहब के साथ, मैं प्रथम बार इस राज्य के पद में, बोर्ड की राजनीति में नहीं, इस राज्य के बिहाफ में, मैंने पहला एक झारखंडी पार्टी उनके साथ खड़ा होकर राज्य के लिए उनसे मांग करी थी कि अब राज्य की तैयारी करो, हमारा पूरा झारखंडी और झारखंडी मेरा संघर्ष आपके साथ खड़ा है। वहां से लेकर यहाँ तक का सफर है। मेरा उदय होता है, मैं उदय जिस दिन होता है, मैं विधायक बनता हूँ, उस दिन बिहार में गवर्नमेंट बनानी थी। बिहार में गवर्नमेंट बननी थी, लालू यादव को सीट की कमियां थी, वो सीधे मेरी ओर देखने लगे कि भाई इधर से जाएंगे, मेरे साथ जोबा मांझी इधर से भी, वो भी विधायक जीत के गए थे। हम दोनों एक प्लेटफॉर्म में रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म में होने के कारण उन्होंने बुलाया। अब बोल के कहते हैं कि मुझे समर्थन दो, आपको हमारी ओर से जो सुविधा या मंत्रालय आने का। मैंने प्रथम दिन ही मंत्रालय को टुकराया था। मैंने कहा था कि मेरा उदय इस राज्य को लेकर हुआ है, और प्रत्यक्ष इस राज्य के लिए सुदेश महतो 10 साल से ज्यादा संघर्ष किए हैं, यातनाएं सही हैं। तो मेरा एक ही काम है लालू यादव जी कि अगर स्टेट की घोषणा आप करते हैं, मैं आपके पक्ष में आके खड़ा हो जाऊंगा, वरना आपका मंत्रालय आपको स्वीकार है, आप इसको रखो, सुदेश महतो विपक्ष में रहना पसंद करेगा। मेरा काम, मेरा कार्य, मेरा निर्णय वहीं से प्रारंभ होता है। इस चुनाव का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सरना कोड को लेकर के है। जेएमएम इसको लेके काफी मुखर है। आपने भी अपने मैनिफेस्टो में इसकी बात की है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का जो स्टैंड है काफी क्लियर नहीं दिखता है। होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो कमेटी बनाएंगे। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सरना कोड को? देखो, सरना कोड हमारा ट्राइबल कस्टम और सिस्टम का हिस्सा है। सरना कोड एक प्रकृति पूजक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहता है कि नेशनली हमें जगह मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा इशूज है जिसको, जो हमारे सहयोगी दल है, वो भी इन चीज को महसूस कर रहे हैं। मेरे प्रभारी 2-3 बार इस विषय पर बात कर चुके हैं। पूर्व की सरकारें इस पर अध्ययन कर रही है। ये मेरा ड्यूटी बनता है, और ये किसी एक राज्य से नहीं चलेगा। देश में 10% ट्राइब की आबादी है। हर राज्य में इसको अलग अलग रूप से माना जाता है, अलग अलग रूप से इसकी पूजा की जाती है, इसका नाम भी अलग अलग है। और ये एक नेशनल प्लान है, नेशनली इस इश्यूज को हमको लेके जाना पड़ेगा। वो सरना नाम से होगा, किसी और नाम से होगा, या कलेक्टिव ओब्लिक नाम से होगा। लेकिन ऐसे जैसे समाज अलग अलग समाज है, तो प्राकृतिक समाज, पूजक समाज को भी एक स्थान, एक अपना अधिकार के साथ एक स्वतंत्र पूर्व पहचान भारत के अंदर मिले, इसकी पहल हम करते हैं। और मेरी पार्टी नेशनली जरूर इस पर विचार करेगी। एक जो चीज है इस चुनाव में कह सकते हैं, या मैं बस कहूंगा आपको कि
आजसू 10 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और भाजपा अन्य सीटों पर लड़ रही है। 81 सीटों में से आजसू कितनी सीटें आजसू जीत रही है और भाजपा को कितनी सीटें, गठबंधन को आपके नजर में कितनी सीटें मिलने जा रही है और क्या सुदेश महतो एक बार फिर से किंग मेकर बनेंगे? देखो, हम तो भविष्यवाणी तो नहीं करते हैं, पहले कर भी नहीं सकते जी। ये सब मतदाताओं के ऊपर है, लेकिन मत के रुझान, आने वाले रुझान पर आदमी बात करते हैं। मुझे जो लगता है स्टेट में आप भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमने कहा था कि दोनों पार्टी का साथ में आना है। जिस दिन साथ आ गए उस दिन हम लोगों ने मान लिया कि हम सत्ता तक, हमारे बहुमत तक हम जाएंगे। और धीरे धीरे अब दोनों का काम शुरू हुआ, दोनों दल मिलकर काम करना प्रारंभ किए हैं। तो अब ये चीजें बन गई कि इस चीज को तो आप सीट से ना बोलो, मैं सीट का आपको श्योर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट एनडीए की आ रही है। ये 23 तारीख का उदय जो होगा, सूर्योदय होगा इस प्रदेश में, ये इंडी गठबंधन का विदाई और हमारा एनडीए गठबंधन का उदय होगा, ये पक्का है। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो जनता सुदेश महतो को किस रोल में देखेगी? जनता का देखने का नजरिया और पार्टी का निर्णय दो अलग अलग होते हैं। जनता से मतदान होके अगर बनता तो फिर हम तो अमेरिका की तरह चले जाते कि भाई सीधे चुनाव होता, पब्लिक सीधे डायरेक्ट मतदान करे, ऐसा होता तो बहुत अच्छा है। तब तो सीधे लीडर के नाम आ जाते, दलीय रूप से मेरा कैंडिडेट ये होंगे, सीएम कैंडिडेट आता। लेकिन अब है कि हम लोग जीत के आए, हमारे एनडीए जीत के आए, सारी चीजें कौन किस दायित्व में रहेंगे बैठ के तय कर लेंगे। तो आपने देखा कि सुदेश महतो बहुत ही आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि राज्य में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बात की, चाहे वो सरना कोड को लेकर के हो या अन्य मुद्दों को लेकर के हो। वो काफी मुखर हैं और उनका विजन क्लियर है कि उनको राज्य के लिए क्या करना है। सुदेश महतो लंबे समय से झारखंड की राजनीति कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बार वो वापस से सरकार में आए ताकि उनको यहाँ की जनता के लिए काम करने का और जो यहाँ के वास्तविक मुद्दे हैं उसको उसको लेकर के इनको काम करने का मौका मिले। सुदेश जी, ऑर्गेनाइजर को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।